नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में, जिसमें मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी किशोर मन। तो आइए सुने कहानी। कॉलेज के रास्ते में एक मूर्तिकार का घर पड़ता है। वैसे तो मूर्तिकार महोदय बहुत ही शुष्क प्रकृति के हैं, पर मूर्तियाँ बहुत अच्छी गढ़ते हैं। एक दिन कॉलेज जाते उसने मूर्तिकार के बाहर के कमरे की खिड़की से झांका। छोटे बड़े आकार की तमाम मूर्तियां कमरे में सजी थीं। कुछ अधूरी थीं, कुछ पूर्ण हो चुकी थीं। कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां, कुछ जानवरों की सजीव आकृतियां। वो कुछ समय तक उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो कॉलेज चल दिया। अगले रोज वो फिर मूर्तिकार की खिड़की पर रुका और मूर्तियों को देखता रहा। आज उसे वो मूर्तियां कल से ज्यादा सजीव लगीं। उसका अब नित्य क्रम बन गया था। वो घर से 5 मिनट पहले निकलता, मूर्तियों को देखता, उसके बाद कॉलेज निकल जाता। मूर्तिकार ने भी उसका खिड़की पर रुकना और झांकना नोटिस किया, परंतु उसको कभी टोका नहीं, क्योंकि वो उसके रचना कार्य में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करता था। एक दिन उस किशोर ने देखा कि मूर्तिकार किसी बड़ी सी संगमरमर की शिला पर छेनी हथौड़ी से खुट खुट कर रहा है। किशोर ने मुंह बनाया। आह, इतने बड़े पत्थर पर क्या बना रहा है? वो मन में सोचता कॉलेज चल दिया। लौटने पर जब उसकी नज़र उस शिला पर पड़ी तो उसे विस्मय हुआ। शिला एक तरफ से मानव का आकार ले रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो कुछ और देर तक मूर्तिकार के हाथों की कला देखता रहा। सुडौल सिर पर से लंबे बाल पीछे की ओर दिखने लगे थे। तो ये नारी प्रतिमा गढ़ी जा रही है, सोचता हुआ घर आ गया। अगले दिन कॉलेज से लौटते समय जिज्ञासा उसे कलाकार की खिड़की तक ले गई। मूर्तिकार की आंखों में तन्मयता, भाल पर श्वेत बिंदु बता रहे थे कि वो अविराम कार्य में व्यस्त था। शायद विश्राम के लिए भी नहीं रुका था। शिला पर एक नारी का चेहरा उभर आया था। बड़ी बड़ी अधखुली आंखें, सिर पीछे की ओर झुका, सिर के बाल जमीन को छू रहे थे। किशोर विभोर हो उठा। निर्जीव पाषाण खंड में ऐसी सुंदर मुखाकृति। अगले 2 दिन कॉलेज में जन्माष्टमी की छुट्टी थी। तीसरे दिन जब उसने मूर्तिकार की खिड़की से जैसे ही अंदर देखा, उसकी दृष्टि मूर्ति पर पड़ी और वो निर्निमेष देखता ही रह गया। शिला पर नारी यष्टि का ऊपरी हिस्सा आकार ले चुका था। सुंदर कपोल, ऊपरी दांतों से निचला होंठ दबा था। आकर्षक ग्रीवा के नीचे सुडौल कंधे, उन्नत वक्ष, दोनों हाथ जमीन पर, आधी लेटी या आधी बैठी। कुछ ऊपर की ओर तनी पीठ वक्षों के उभार को और विकसित कर रही थी। इस विशेष मुद्रा में आधे बाह का ब्लाउज ऊपर उठ गया था, जिससे वक्षों की आधी गोलाई दिख रही थी। पता नहीं क्यों उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं, शरीर में एक अनजानी उत्तेजना उस पर छाने लगी। उसने नारी अवयवों को इस प्रकार कभी नहीं देखा था। तभी मूर्तिकार ने उसकी ओर देखा। किशोर अचकचा गया, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो। वो एकदम से हटकर चल दिया। मूर्तिकार हल्के से मुस्कुराया। शायद उसे किशोर मन का नारी प्रतिमा के प्रति आकर्षण का आभास हो गया था। अगले ही क्षण वो फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गया। पर किशोर के मन मानस को वो नारी काया आंदोलित करती रही। पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। बार बार वही दृश्य सामने आ जाता। कॉलेज वापसी में उसके खिड़की से देखने की इच्छा तो अवश्य थी, पर साहस नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मूर्तिकार की दृष्टि ने उसमें अपराध बोध पैदा कर दिया था। मन में देखूं न देखूं के उहापोह और तन में तपिश लिए वो घर लौट आया। पर अगले दिन वो यंत्रवत खिड़की पर खड़ा रहा। मूर्तिकार अब शिला के निचले हिस्से पर काम कर रहा था और नारी के पैरों को आकार दे चुका था। घुटनों पर कार्य कर रहा था। किशोर मूर्तिकार की छेनी हथौड़ों की ओर देखने का प्रयास करता, पर उसकी दृष्टि मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर टिक जाती। मूर्तिकार कहीं उसको न देख ले, इस भय से वो हटकर चला आया। मूर्तिकार की छेनी चलती रही, प्रतिमा आकार लेती रही। मुग्ध किशोर कई दिन तक उस छवि को निहारता रहा। मूर्तिकार को किशोर की आसक्ति का भान था। शायद इसीलिए वो घूमकर नहीं देखता था कि किशोर असहज न हो जाए। आखिर उसे भी किशोर के रूप में उसकी कला का जो फैन मिल रहा था। मूर्ति लगभग पूरी हो गई थी। केवल कटी प्रदेश ही बनना बाकी था, परंतु अधूरी प्रतिमा भी अत्यंत आकर्षक बन पड़ी थी। लाल रंग के वस्त्र के नीचे से नारी का गोरा बदन दूध में हल्के गुलाल सा दिखाई पड़ता।
हरा लहंगा केवल गांठों के ऊपर के भाग को दर्शा रहा था। किशोर जब प्रतिमा के हर अंग को बारीकी से देखता तो हमेशा की भांति सांस तेज हो जाती, वो असहज हो जाता। ऐसा क्यों होता था वो नहीं जानता। पता नहीं क्यों मूर्तिकार की खिड़की 2-3 दिन तक नहीं खुली। किशोर मूर्ति नहीं देख पाया, जिससे वो खिन्न रहने लगा। उसकी आंखों के सामने वही नारी यष्टि घूमती रहती। फिर एक दिन उसे खिड़की खुली मिली। वो जल्दी से खिड़की पर जा खड़ा हुआ, पर ये क्या, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी देर तक वो स्वयं मूर्तिवत हो गया। किशोर लज्जित वदन, नमित नयन वहां से हट गया, बोझिल कदमों से चल पड़ा। मूर्तिकार ने उसे मुड़कर देखा। चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी, पर आज उस मुस्कान में आत्मसंतोष था और किशोर के लिए सहानुभूति थी। आज जब किशोर मूर्ति को ऊपर से नीचे निरख रहा था, चेहरा, ग्रीवा, वक्षस्थल, ब्लाउज से चाकती गोलाइयाँ और ये क्या था? प्रसव पीड़ा। किशोर को आघात लगा। ये तो माँ है। पीछे धरती पर टिके हाथ, तनी हुई पीठ, दांतों में दबा निचला होठ, श्रृंगार की उत्तेजना न होकर प्रसव पीड़ा थी। उसे बहुत ग्लानि हुई। वो कॉलेज न जाकर घर लौट गया। उतरा चेहरा देख उसकी माँ बोली, लगता है तबीयत खराब है, तू लेटकर आराम कर। माँ सिर में बाम लगा उसका सिर दबाने लगी तो देखा बेटे की आंखों में आंसू। क्या बहुत दर्द है? माँ चिंतित हुई। था माँ, पर तुम्हारे स्पर्श से गायब हो गया। ये कहकर किशोर माँ से लिपट गया। कब सो गया पता नहीं। अगले दिन कॉलेज जाने में देर होते देख माँ ने कुर्सी पर बैठे स्वेटर बुनते हुए पूछा, देरी क्यों कर रहा है? आज मूर्ति मत देखना, वरना कॉलेज को देर हो जाएगी। किशोर ने माँ के पास बैठकर उनके घुटनों पर सिर रखकर कहा, तुम्हें देखने के बाद अब मूर्ति देखने की ज़रूरत नहीं है माँ। थोड़ी देर बाद वो उठकर जब कॉलेज चला गया तो माँ ने महसूस किया कि उसके घुटने के ऊपर साड़ी पर 2 गीले निशान थे। माँ की गोद में आंसुओं को समर्पित करके उसका मन ग्लानि रहित व निष्कलुष हो चुका था। तो ये थी कहानी किशोर मन, जिसके लेखक थे डॉक्टर DS शुक्ला। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो कहानियों को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।